नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे देश की राजनीति के बारे में। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। एसआईआर को लेकर तो काफ़ी लंबे समय से बिहार चुनाव के पहले से ही काफ़ी मुद्दा गर्म किया गया और ये कहा गया कि ये वोटरों के वोट को जानबूझकर काटने की एक तरकीब है। बहुत हुँ, सारे प्रोग्राम हम लोगों ने भी नई परख पर किए। हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र को अच्छा बनाने वाला कदम मान लिया। हुँ। तो क्या यह माना जाए कि ये जो सारा कुछ विरोध था, वो गलत मिसप्लेस्ड जिसे हम कह सकते हैं कि गलत समझ पर आधारित था, जब लोग इसका विरोध कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सारे विवाद का पटाक्षेप हो जाना चाहिए? देखिए, आजकल क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं, विवादों का पटाक्षेप नहीं करते, बल्कि विवादों को और जटिल बना देते हैं। और खुद सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इस बात के गवाह हैं। अभी कोई खास बहुत लंबा समय नहीं गुज़रा है। मेरे ख़्याल से हफ़्ता भर ही गुज़रा होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत पे जो अपना ही फैसला था, उस फैसले को खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रश्नांकित किया। हुँ, और कहा कि ज़मानत पहला हक है। अच्छा, और ये और जेल बाद में। अच्छा, तो ये बात पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अब आप ज़रा सोचिए इस बात को। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। उसके बाद शर्जील इमाम और उमर खालिद के को ज़मानत नहीं दी गई। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो पहला हक है। अच्छा, फिर ये भी बात कही गई कि जो बड़ी बेंच की रूलिंग है, बड़े बेंच की जो फैसला है, उसको छोटी बेंच उसको अनदेखा नहीं कर सकती। तो ठीक जिस समय सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रहा था, उसी वक़्त हाई कोर्ट के एक न्यायमूर्ति ने उमर खालिद को एक एक अस्थायी किस्म की ज़मानत देने से, इसमें उनके परिवार के लिए कुछ कुछ समय के लिए जेल से वो बाहर आना चाहते थे, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। हालाँकि बाद में उन्होंने दे दिया उसको, लेकिन उसी वक़्त उन्होंने उसको खारिज कर दिया। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट एक बार कहता है कि पीएमएलए में ज़मानत पाना अधिकार है। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट कहीं के उसको खारिज कर देता है। तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि ठीक नहीं किया। उसी वक़्त हाई कोर्ट की दूसरी बेंच जो है वो उसको खारिज कर रही होती है। अब आप इस पूरे मसले को क्या कहेंगे? क्या हमारी न्यायपालिका जो विवादास्पद मसले हैं, उनको ठीक से निपटा रही है? आप इस बात को ज़रा सोचिए। अब आप आइए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर। जहाँ तक मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को कानून के आधार पर सही या गलत नहीं ठहरा सकता। उसकी आलोचना करने का भी मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन 1950 का जन प्रतिनिधित्व कानून मैंने पढ़ा है, उसको मैं जानता हूँ और उसके बारे में मेरी एक समझ है। उस कानून की धारा 21 ये कहती है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के संशोधन और परिवर्धन का अधिकार है। वो उसके लिए कोई भी कवायद शुरू कर सकता है, कोई भी कार्यक्रम ले सकता है। लेकिन अगर चुनाव रहते हुए यानी जब अ वो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, उस वक़्त तक अगर मतदाता सूची पूरी नहीं हो पाती, किसी वजह से, वजह कोई भी हो, अधूरी रह जाती है, तो वो कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराया जाना चाहिए। और उस कानून में कोई इफ एंड बट नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। आप उसका कोई अपवाद नहीं बना सकते उसका। अच्छा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के इस प्रावधान को खारिज कर दिया है? क्या ये कह दिया है कि ये प्रावधान अब प्रभावी नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में आज तक मतदाता सूची नहीं बनी है, अंतिम रूप नहीं लिया है। अधूरी मतदाता सूची के आधार पर यह चुनाव हुआ। चुनाव में कौन जीता हारा, मैं तो विवाद में जा ही नहीं रहा हूं। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी भी चुनाव जीत जाती इसी आधी अधूरी मतदाता सूची के आधार पर, तब भी इस मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने पर हम लोगों को आपत्ति करनी चाहिए थी। मुझे पक्का यकीन है कि अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती तो बीजेपी के लोग ये तर्क लेके अदालत में जरूर जाते। अब ममता बनर्जी जाएंगी नहीं जाएंगी मुझे नहीं पता है। अब समझ में ही नहीं आता है कि भाई ये ऐसा उन्होंने क्यों किया। दूसरे,
ये जो जिस मुकदमे को वो सुन रहे थे, उस मुकदमे की शुरुआत तो बिहार में एसआईआर से हुई थी। अब बिहार में चुनाव कराए हुए कितना समय हो गया? यहां तक कि बिहार में भी चुनाव हो गया और बंगाल में भी चुनाव हो गया, उसको उसमें भी काफी समय हो गया। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। कितनी देर में फैसला दिया? इसका फैसला तो बिहार के चुनाव में ही आ जाना चाहिए था। तीसरी बात सुनिए आप, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को यह जांच करने का अधिकार है कि भारत का नागरिक कौन है या नहीं है, लेकिन ये उसका जो निर्णय होगा वो केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने या काटने से ही जुड़ा होगा। बाकी और किसी तरफ ये उसका उसका ये जो अधिकार है, ये कारगर नहीं होगा। अब आप सोचिए, अगर कुछ या बहुत से मतदाताओं का नाम इसलिए मतदाता सूची से निकाला गया है कि उनकी नागरिकता प्रमाणित नहीं हो पाई है, तो भले ही मतदाता सूची से नाम निकल जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वह आदमी नागरिकता से वंचित नहीं होगा, लेकिन एक भारत की एक संवैधानिक संस्था का तो फैसला आ गया ना कि वो नागरिक की उसकी हैसियत जो है वो संदिग्ध है, वो उसकी नागरिकता प्रमाणित नहीं है। अब तो उस आदमी की नागरिकता पर जब एक बार सवालिया निशान लगा गया और एक संवैधानिक उसे वोट के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया, जो कि नागरिक का एक प्रमुख अधिकार है, अब उसमें क्या बचा ये कहने के लिए कि आप दूसरी कोई संस्था फिर उसकी नागरिकता की जांच करेगी, तब उसको अंतिम रूप से नागरिक के सभी अधिकारों से वंचित किया जाएगा। आप ये सोचिए भाई, सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है अपने इस फैसले में कि चुनाव आयोग नागरिकता का फैसला कर सकता है, नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन उसका असर केवल मतदान अधिकार तक ही सीमित रहेगा। अच्छा, मतदान अधिकार किसी भी नागरिक का प्रमुख और महत्वपूर्ण अधिकार है, अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। आपने नागरिकता प्रमाणित न होने के कारण किसी को अगर मतदान अधिकार से वंचित कर दिया, तब उसको नागरिक के दूसरे अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? वो तो आपने वहीं पे उसके नागरिक के तौर पर उसकी हस्ती समाप्त कर दी उसकी। बाद में भले ही वो मुकदमा लड़के या किसी और प्रमाण पत्र देकर किसी और तरीके से दोबारा नागरिक की हैसियत प्राप्त कर ले, लेकिन वो तो चुनाव आयोग ने उसको कर ही दिया। चुनाव आयोग में न तो किसी को कौन नागरिक है नहीं इसकी क्षमता थी। अच्छा, दूसरे सबसे बड़ी बात ये जो मुझे लगती है, जिसके बारे में सारे देश को विचार करना चाहिए, कि जब देश में लोगों को मतदान का अधिकार मिला था, जब एक वोट और एक नागरिक के रूप में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो उस वक्त जो सरकार थी, चुनाव आयोग था या चुनाव कराने वाली मशीनरी थी, उसका दायित्व था कि वो लोगों के लिए मतदान अधिकार का उपभोग या उसका इस्तेमाल सुलभ कराए अपने तरीकों से। व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अब साबित करता फिरे कि वो एक वोटर बनने योग्य है कि नहीं है। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। इसीलिए चुनाव आयोग के लोग घर घर जाते थे और लोगों के नाम पूछ के मतदाता सूची में उनको शामिल किया करते थे। और मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण है, उसको दुरुस्त करने की प्रक्रिया है, वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया थी, जो लगातार चलती ही रहती थी किसी न किसी रूप में। इस बार एसआईआर के तहत इस पूरी बात को पूरी तरीके से पलट दिया गया। सारी जिम्मेदारी नागरिक के ऊपर डाल दी गई कि वो घूम घूम के चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास जाएगा, उनके शिविरों में जाएगा, उनके अधिकारियों के पास जाएगा, जहां टेबल लगाए बैठे होंगे वहां जाएगा, अपने वो सर्टिफिकेट भी साथ ले जाएगा, अपने फॉर्म को ठीक से भरेगा, वो वीडियो देख के अब पहले ट्रेनिंग प्राप्त करेगा उस फॉर्म को भरने की, फिर करेगा। ये इस तरीके से की गई। जो एसआईआर पश्चिम बंगाल के लाखों मतदाताओं के बारे में आज तक ये तय कर पाने में असमर्थ है कि वे वोटर बनने योग्य हैं या नहीं है। उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि वोटर बनने के योग्य नहीं है। वो कह रहे हम पता ही नहीं लगा पाए कि वोटर बनने के योग्य हैं या नहीं, हालांकि उन्होंने अपने दस्तावेज वगैरह तो जमा कर दिए। उस एसआईआर को देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है कि बिल्कुल ठीक है प्रक्रिया, वो उस प्रक्रिया की कोई आलोचना भी नहीं करती।
खुद उसने जो आदेश दिया था, वहां पर जो उसने जुडिशियल ऑफिसर्स नियुक्त किए थे ट्रिब्यूनल के, ट्रिब्यूनल बनाए थे कि वो चुनाव आयोग की मदद करेंगे, वो ट्रिब्यूनल भी इस काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाए। पूरी तरीके से काम, लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बहुत पीछे है। सुप्रीम कोर्ट उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुख्य बात यह है कि सरकार जो कहती है, सरकार जो करती है, ये लोग अदालतों से वही उसी तरह के फैसले आते हैं, और जैसे ही वो फैसले आते हैं वैसे ही विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए सरकार को एक और औजार मिल जाता है कि भाई देखिए, अदालत ने भी आप हमारी बात मान ली पूरी तरीके से। जो फैसले सरकार के रवैये के खिलाफ जाते हैं फैसले, उन फैसलों का दूसरी जो पीठें हैं, बेंचें हैं, दूसरी अदालतें हैं, वो उन फैसलों का पालन नहीं करती। और सुप्रीम कोर्ट की जो शीर्ष बेंचें हैं, बड़ी बेंचें हैं, जिन्होंने वो फैसला दिया होता है, वो उस फैसले का पालन कराने की कोई कोशिश नहीं करती। तो अंततः क्या होता है कि वो सरकार, पूरी जुडिशरी, न्यायपालिका जो है, वो सरकार के एक उपकरण में बदल जाती है। वो सरकार के दायरे से स्वतंत्र नहीं रहती। बिल्कुल। और जो स्वतंत्र नहीं है वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है? स्वतंत्रता और निष्पक्षता तो दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। पहले ये राजनीति विज्ञान में जो पेपर होता है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का, तो उसमें न्यायपालिका का जो पूरा चैप्टर होता है उसमें बताया भी जाता है, हम लोग पढ़ाते भी हैं कि 80s में किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई, और उसके बाद उसमें न्यायाधीशों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जो आप कह रहे थे वो बात भी है कि काफी हद तक जो न्यायाधीश हैं उनकी सोच क्या है, उससे भी न्यायपालिका काफी प्रभावित हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए एक और बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतीत में जो न्यायपालिका का किरदार था, उसकी संरचना थी, वो कोई स्वतंत्र और निष्पक्षता की कसौटी पर 100% खरी उतरती थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इमरजेंसी के दौरान भी न्यायाधीशों की जो भूमिका रही है उसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत आपत्तियां की गई हैं, उसकी आलोचना की गई है। बहुत सारे न्यायाधीश इस कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए, लेकिन तब भी कभी भी ये नहीं कहा, इमरजेंसी की एक खास अवधि थी, खास तौर से क्योंकि वहां पे संविधान की एक धारा के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी। अब तो संविधान की धारा के तहत इमरजेंसी वगैरह सब नहीं लगाई हुई है। तो उसमें क्या है कि तब भी ये था कि न्यायपालिका एक खास परिस्थिति में अपने निष्पक्ष स्वतंत्र रहने का दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाई, आलोचना ये थी। अब तो वैसी खास परिस्थिति भी नहीं है मौजूद, तो अब सरकार परस्ती का ये आलम क्यों है, मेरा ये कहना है। अभी अगर हम पूरी स्थिति को देखें तो विपक्ष के सामने क्या विकल्प है अब, क्योंकि अब तो एक मजबूत तर्क सरकार के पास आ गया कि विपक्ष यूं ही हल्ला कर रहा था, जो भी प्रक्रिया है वो कानून सम्मत है और सर्वोच्च अदालत ने मुहर लगा दी है। विपक्ष का रास्ता यहाँ से कहाँ, किस तरफ जाना चाहिए? नहीं, विपक्ष अपनी आलोचना करता रह सकता है, लेकिन अब जाहिर है विपक्ष को इस मुकदमे से कुछ उम्मीद थी। अब तो यही लगता है कि उम्मीद गलत थी विपक्ष को इस मुकदमे से। विपक्ष आगे कुछ करता रह सकता है, आलोचना करेगा, वो अपनी बात को उठाएगा। राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, वो मेरी प्रेस को अच्छी तरीके से याद है। मैंने उनके ऊपर कई वीडियो बनाए थे और लाखों लाखों लोगों ने उन वीडियोस को देखा था। बड़ी बहसें हुई थी उस सवाल के ऊपर। मैं तो ये कहूंगा कि विपक्ष को चाहिए कि उस तरह की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को करे। भाई एसआईआर हुई तो एसआईआर ठीक से नहीं हुई, उसमें क्या गड़बड़ियां रहीं, और अगर अदालत से कुछ बात छूटी है तो उस बात का भी विपक्ष प्रचार करे। बीजेपी वाले यही कहेंगे कि भाई आप किसी पे विश्वास नहीं करते, या अदालत की बात पे भी विश्वास नहीं करते, अदालत ने आपकी बात नहीं मानी तो आप फिर अदालत को गलत ठहरा रहे हैं। सावधानी और सतर्कता के साथ, जिसमें अदालत का अपमान और खुली अवमानना न हो, विपक्ष को चाहिए कि वो एसआईआर जैसे प्रपंच के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे। अगर विपक्ष इस फैसले से हतोत्साहित होकर एसआईआर के ऊपर मौन हो जाएगा तो ये लोकतंत्र के प्रति एक लोकतंत्र की सेवा वो नहीं करेगा उस वक्त। क्या हम ये कह सकते हैं कि हर बूथ पर विपक्ष अपने कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार कर ले जो पूरी तरीके से मतदाता सूची पर नजर रखें, तो ये एसआईआर में जो गड़बड़ी हो रही है उसका प्रतिरोध करने का एक अच्छा उपाय हो सकता है? नहीं, अब देखिए, एसआईआर तो एक ऐसी चीज है
जिसमें मतदाता सूची पर बहुत नज़र रखने से काम चलने वाला है नहीं। ये वो वाला मामला नहीं है कि जो वोट आखिर में पड़ता है तो उसको वोटों की संख्या बढ़ जाती है, मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है, ये मामला एसआईआर का मसला उससे वो एसआईआर से पहले की चीज़ है। वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों तक थी वो बात। एसआईआर तो बिहार के चुनाव से शुरू हुई है। तो मामला उससे और आगे निकल गया है। जो वोट फुलाने वाला आरोप था, जो काफ़ी ज़बरदस्त आरोप था, इसका कभी भी ठीक से जवाब नहीं दिया गया। ये मसला और उससे आगे चला गया है। क्योंकि अब आप खूब अलर्ट बने रहिए। अब आप सोचिए आप कि बिहार के चुनाव में पूरे देश में ठेकेदारों की मदद से, एजेंसियों की मदद से सारे देश में जो बिहारी वोटर काम करते थे, उन सबकी भारतीय जनता पार्टी वालों ने सूचियां बनाई। उन सबको ट्रेस किया उन्होंने, सबके साथ उन्होंने संपर्क किया और ट्रेनों में भर-भर के बिहार में उन सबके लिए टिकट बनाए गए, ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। उन सबको पैसे दिए गए वोट डालने के लिए और भर-भर के उनको बिहार भेजा गया उन ट्रेनों को। और उसके लिए उन्होंने एसआईआर का लाभ उठाकर, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, उन सबके वोट बनवा दिए, वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिए उनके। बहुत बड़े पैमाने पे बिहार में मतदान हुआ। बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की जीत भी हुई। तो ये सब जो हो रहा है, क्या इसमें कोई खामी नहीं है? ये सब बहुत एक सामान्य नॉर्मल उसी तरह का चुनाव है जिस तरह के चुनाव पहले होते रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से अपने गिरेबान में मुंह डाले, कोई भी जज ईमानदारी से अपने गिरेबान में मुंह डाले और ये सोचे कि क्या ये जो चुनाव हो रहा है, बिहार में जो वो महिला कार्यकर्ताएं थी, क्या नाम था उनका? दीदी आशा दीदी, शायद दीदी जीविका जीविका दीदियों को चुनाव आयोग ने ही जो 20-20 हजार रुपए उनके खाते में पहुंच गए थे और वो पहले से ही उस 20 हजार रुपए की रकम को लेकर महिलाओं के बीच में प्रचार कर रही थी उसका, उनको मतदान सहायक के तौर पर सभी मतदान केंद्रों में नियुक्त किया गया। हर मतदान केंद्र में 2 जीविका दीदियों को नियुक्त किया गया। वो जीविका दीदियां चुनाव आयोग द्वारा मेहनताने लिए गए मेहनताने को लेकर भारतीय जनता पार्टी का वहां प्रचार करती हुई नजर आई। और ये सब बातें क्या ठीक है? मतलब जो है ये सब उचित है? ऐसा करना क्या? जब मुहिम चल रही थी उस वक्त भी किस्तें लोगों को दी गई। जब वो जो संहिता लागू होती है, चुनाव संहिता लागू थी, आदर्श चुनाव संहिता लागू थी, उस वक्त भी विशेष आदेश चुनाव आयोग के विशेष आदेश से किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से नहीं पूछ सकता है कि आपने विशेष आदेश क्यों दिया था? पूछ तो सकता, पूछ तो लेता कम से कम। बिल्कुल, मतलब भले वो कह देता कि हाँ भाई आपने आदेश ठीक दिया था, लेकिन चुनाव आयोग से एक सफाई तो मांग लेता। जीविका दीदियों क्यों नियुक्त किया गया ये तो पूछ लेता कम से कम। अगर चुनाव आयोग के पास कोई पक्की दलील होती तो चुनाव आयोग देता, कुछ तो किया जाता। बिल्कुल। अपनी आज की चर्चा को तो हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। आगे देश की राजनीतिक घटनाक्रम पे हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।